नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे सृजनात्मकता। इसी को कहते हैं दोस्तों रचनात्मकता, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से सेकंड ग्रेड में मोस्टली एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, और सी टेट में और यू टेट में देखें तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है दोस्तों सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। अब देखिएगा, इस सृजनात्मकता को दोस्तों दूसरा जो नाम है, इसी को कहा जाता है रचनात्मकता। सृजनात्मकता या रचनात्मकता, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों क्रिएटिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। अब देखिएगा, ये क्रिएटिविटी होती क्या है दोस्तों? सृजनात्मकता के बारे में हम देखिएगा। सृजनात्मकता को दोस्तों क्या कहा जाता है? रचनात्मकता। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले आप इसका अर्थ समझो कि सृजनात्मकता या रचनात्मकता होती क्या है। किसे हम सृजनात्मकता कहते हैं, किसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 या 3 बातें आपको समझनी है। ये 2 या 3 बातें आपके यदि समझ में आ गई तो ये आपके टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर आपको जो पहली बात समझनी है, वो पहली बात समझनी है दोस्तों मौलिकता। पहली बात क्या समझनी है? मौलिकता। इसी मौलिकता के कई नाम हो सकते हैं। इसी मौलिकता को हम दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं नवीनता। इसी मौलिकता को हम यूं भी कह सकते हैं नमनीयता। नमनीयता, या इसी को हम कहते हैं नवीनता, मौलिकता या नमनीयता। अब देखिएगा, दूसरा आपको जो शब्द समझना है दोस्तों, वो समझना उपयोगिता। दूसरा आपको शब्द कौन सा समझना? उपयोगिता, यानी उपयोगिता का तत्व। ये 2 बातें आपको समझनी है। नंबर 1 मौलिकता और नंबर 2 उपयोगिता का तत्व। यदि दोस्तों ये दोनों शब्द आपके समझ में आ गए तो इसका मतलब है सृजनात्मकता या रचनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या होती है। तो दोस्तों, पहले आप ये समझो कि जो मौलिकता होती है, जो नवीनता होती है, जो नमनीयता होती है, ये क्या होता है। तो देखिएगा, कोई भी यदि नवीन उत्पाद करे, कोई भी यदि नवीन सोच उत्पन्न करे, या कोई भी यदि नवीन तत्व हम उत्पन्न या पैदा करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं। यदि उसी को हम क्या कहते हैं? नवीनता कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नमनीयता कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये जो मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन बाजार में मिलता है। यदि आपने कोई ऐसा नया मार्कर पेन लेकर आ गए, बिल्कुल नया, जो बिल्कुल अलग है, दूसरों से अलग है, जो दूसरों से बिल्कुल अलग होता है, एकदम नया होता है, किसी की कॉपी नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नवीनता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नमनीयता कहते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो कोई भी कार्य यदि दूसरों के कार्यों से हटकर है और आपका कार्य बिल्कुल नवीन है, तो इसका अर्थ है कि आपका जो कार्य है वो कार्य कैसा? मौलिक कार्य है। आपका जो कार्य है वो कार्य कैसा? नवीन कार्य है। इसी को हम क्या कहते हैं? नवीनता। इसी को हम क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं। तो दोस्तों, सृजनात्मकता में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है मेंडलिक। वो कहते हैं कि इस तत्व में या सृजनात्मकता में मौलिकता को सम्मिलित नहीं किया गया। जिस पदार्थ, जिस तत्व, जिस सोच, जिस विचारधारा का आपने प्रतिपादन किया है, वो सोच, वो पदार्थ, वो तत्व यदि नवीन है, यदि उसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब वो सृजनात्मक या रचनात्मक या क्रिएटिविटी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ये याद रखिएगा, आपने कोई भी तत्व, कोई भी आपने कुछ भी आविष्कार किया है, जिसका भी आविष्कार किया है, जो भी आपने नवीन तत्व या पदार्थ निर्माण किया है, उस पदार्थ का यदि कोई उपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सृजनशील नहीं है। आपने इस मार्कर पेन का आविष्कार किया है, लेकिन मार्कर पेन बिल्कुल दूसरों से अलग है, ये विविध है, इसको हम यूं कह सकते हैं ये मौलिक है, लेकिन बाद में इसका उपयोग भी होना जरूरी है। जब इसका उपयोग हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि आपका ये जो कार्य है वो कार्य कैसा है? रचनात्मक है, या इसी को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक है। तो दोस्तों, इसमें ये याद रखिएगा, रचनात्मकता या सृजनशीलता में मौलिकता को ही सम्मिलित नहीं किया गया है, साथ में उपयोगिता का तत्व भी जोड़ा गया है। आप कोई भी नया कार्य करते हो, उस नए कार्य का उपयोग भी होना चाहिए। आप कोई भी नया तत्व या हम कोई भी आप नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हो, साथ में उसका उपयोग या वो संरचना उपयोगी भी होनी जरूरी है। तब हम कहते हैं कि वो जो आपका निर्माण कार्य है, वो निर्माण कार्य कैसा? मौलिकता है, या हम यूं कह सकते हैं सृजनशील है या सृजनात्मकता है। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी आएगा, इन दोनों को आपको सम्मिलित करना है कि सृजनात्मकता क्या है? मौलिकता, विविधता, या इस प्रकार का आ सकता ऑप्शन, आ सकता मौलिकता,
ऑप्शन बी आ सकता है उपयोगिता का तत्व है, ऑप्शन सी आ सकता है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों करना है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा सृजनात्मकता की दोस्तों दो परिभाषा है, वो दो परिभाषा आप याद रखिएगा। एक परिभाषा दी है दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने, एक परिभाषा है दोस्तों जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है दोस्तों, सृजनात्मकता मुख्यतः ये याद रखिएगा, ये परिभाषा दोस्तों है, ये परिभाषा है किसकी, जेम्स ड्रेवर की है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन, नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है, अनिवार्य रूप से होती है। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों, जेम्स ड्रेवर की है। जेम्स ड्रेवर कहता है कि आप कोई भी नवीन रचना करते हो, आप कोई भी नवीन उत्पादन करते हो, तो उस नवीन उत्पादन या रचना में क्या झलकती है, सृजनात्मकता झलकती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी नवीन रचना करते हो, कोई भी नवीन उत्पादन करते हो, नवीन रचना या नवीन उत्पादन करने की जो योग्यता है, उस योग्यता का नाम क्या है, सृजनात्मकता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है, जेम्स ड्रेवर की है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है, वो जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा में क्या लिखा है। देखिएगा दूसरी दोस्तों जो परिभाषा है, वो परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। दूसरी जो परिभाषा है, वो परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, सृजनात्मकता। देखिएगा क्रो एंड क्रो की जो पहली परिभाषा थी, वो पहली परिभाषा किसकी थी, जेम्स ड्रेवर की, जेम्स ड्रेवर की। और जो दूसरी परिभाषा है, वो दूसरी परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की। सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों की, सृजनात्मकता मौलिकता यानी नवीन, बिल्कुल नवीन, मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा दी है दोस्तों, ये परिभाषा किसकी है, हम यूं कह सकते हैं क्रो एंड क्रो की है। तो दोस्तों आपको ये दो ही परिभाषा याद रखनी है। एक परिभाषा आपको याद रखनी है जेम्स ड्रेवर की, और जो दूसरी परिभाषा है, वो दूसरी परिभाषा आपको याद किसकी रखनी है, क्रो एंड क्रो की रखनी है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, किसे हम सृजनात्मकता कहते हैं, सृजनात्मकता का अर्थ। दोस्तों सृजनात्मकता का अर्थ में आप ये याद रखिएगा, नव निर्माण करने की योग्यता, नव निर्माण करने की योग्यता, नव निर्माण करने की जो योग्यता होती है, उस योग्यता को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नव निर्माण करने की योग्यता और इसके अलावा सृजनात्मकता की क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो देखिएगा दोस्तों आगे देखिएगा, जो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो दोस्तों, वो प्रश्न आते कहां से, सृजनात्मकता में से। सृजनात्मकता में से दोस्तों जो प्रश्न आते हैं वो यहां से आते हैं, सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसमें से जो प्रश्न आएगा वो दोस्तों प्रश्न ये आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, इस प्रकार के आएंगे। तो देखिएगा सृजनात्मकता के दोस्तों जो तत्व होते हैं वो तत्व है कौन कौन से। नंबर एक, ये याद रखिएगा, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह। अब देखिएगा सृजनात्मकता का पहला तत्व है धारा प्रवाह। इस धारा प्रवाह का अर्थ क्या होता है, यदि आप किसी भी प्रश्न के अधिक से अधिक उत्तर देते हो, या किसी भी प्रश्न के आप
कम समय में अधिक से अधिक उत्तर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा प्रवाह। जैसे मैं आपसे प्रश्न लगातार 4 या 5 प्रश्न पूछता हूं, बताओ जेम्स ड्रेवर की सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है, आपने तुरंत उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न फिर पूछता हूं, बताओ क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है, बताओ सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, क्या इसमें उपयोगिता का तत्व सम्मिलित होता है। अधिक से अधिक प्रत्युत्तर देना, हम यूं कह सकते हैं जैसे हम रैपिड फायर खेलते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और आप अधिक से अधिक इसका क्या देते हो, जवाब देते हो, जल्द से जल्द आप जवाब देते हो और अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द प्रवाह कहते हैं। यदि आपके अंदर वो शब्द प्रवाह है, इसका मतलब आपके अंदर क्या सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता मिलकर बनी किससे, इन तत्वों से मिलकर बनी है, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता के तत्व है। सृजनात्मकता को हमें यदि एक गेंद का आकार दे तो इस गेंद की जो संरचना है, इस संरचना के अंदर है क्या क्या, तो हम पहला क्या देते हैं, धारा प्रवाह। धारा व प्रवाह का अर्थ क्या होता है, इसमें ये याद रखना, अधिक से अधिक किसी भी समस्या पर, समस्या भी हो सकती है, आपके सामने कोई प्रश्न भी हो सकता है, समस्या या प्रश्न, और इनका यदि आप प्रत्युत्तर देते हो अधिक से अधिक कम समय में प्रत्युत्तर, तो ये आपके क्या हो गई, धारा प्रवाह हो गई। तो याद रखिएगा धारा प्रवाह, यानी इसमें ये याद रखिएगा सृजनात्मकता का जो पहला तत्व है, वो पहला तत्व है क्या, धारा प्रवाह। जो दोस्तों दूसरा तत्व है उसका नाम है विविधता। विविधता, देखिएगा विविधता को हम दूसरा नाम क्या देते हैं दोस्तों, विविधता का हम दूसरा नाम देते हैं मौलिकता। विविधता का हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मौलिकता। विविधता या मौलिकता, विविधता मौलिकता, इसी का हम नाम क्या देते हैं, नमनीयता। नमनीयता, अब देखिएगा विविधता, मौलिकता या नमनीयता, इसका अर्थ क्या होता है, विविधता, मौलिकता या नमनीयता। अब देखिएगा यदि मैं आपको यह कहता हूं कि आप जयपुर के बारे में क्या जानते हो, यदि मैं आपसे यूं कहता हूं आप जोधपुर के बारे में क्या जानते हो, आपका दृष्टिकोण सामान्य लोगों से जितना अलग रहेगा, आपका देखने का जरिया, आपका देखने का नजरिया, आपके देखने की अभिवृत्ति जितनी अलग और अनोखी होगी, जितनी सृजनात्मक होगी या जितनी सकारात्मक होगी, उसको हम क्या कहते हैं, नमनीयता कहते हैं। अब देखिएगा दूसरों के द्वारा दिए गए उत्तरों से जितना उत्तर आपका भिन्न होगा अर्थात अलग होगा, इसको हम क्या कहते हैं, मौलिकता या विविधता कहते हैं। दूसरों के उत्तर से भिन्न का अर्थ क्या है, मैं आपको पूछता हूं बताओ आप जयपुर के बारे में क्या जानते हो, आप कहते हो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। सभी विद्यार्थी यदि ये कहते हैं, एक विद्यार्थी ये कहते हैं कि जयपुर राजस्थान के लगभग केंद्र में नहीं, केंद्र से उत्तर दिशा में स्थित है, और इस नगर में इस नगर में हम यूं कह सकते हैं जंतर मंतर है, आमेर का किला है। इस नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी और यह देश की राजस्थान की राजधानी इतनी तारीख को बनी थी। इसका मतलब क्या है कि इसका उत्तर सभी उत्तरों से क्या है, भिन्न है। इसी को हम क्या कहते हैं, मौलिकता, या इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। देखिएगा मौलिकता और विविधता दोनों लगभग एक ही है। किसी वस्तु के बारे में हम आपने अक्सर सुना होगा कि यह वस्तु बिल्कुल मौलिक है। मौलिक का मतलब होता है नवीन, बिल्कुल नवीन, और बिल्कुल नवीन तब होगा जब सामान्य कार्य से हम कार्य जितना दूर करेंगे वो कार्य उतना ही क्या होगा, मौलिक होगा। वो कार्य उतना ही क्या होगा, नवीन होगा। वो कार्य उतना ही क्या होगा, हम यूं कह सकते हैं, विविध होगा। अब देखिएगा हम यदि कोई भी नव निर्माण करते हैं, हम यदि कोई भी नया उत्पादन करते हैं, तो उस नए उत्पादन को हम क्या कहते हैं, मौलिक कहते हैं। और ये नया निर्माण तब होगा जब वो हमारा निर्माण दूसरों के निर्माण से बिल्कुल अलग होगा, और दूसरों के दिए गए उत्तरों से हमारा उत्तर जब बिल्कुल अलग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं, इसको विविध कहते हैं। और देखिएगा जब हम विभिन्न दृष्टिकोण से हमारा उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नमनीयता कहते हैं। तो देखिएगा नमनीयता, मौलिकता और विविधता किसका प्रमुख तत्व है, सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व है। दूसरा तत्व याद रखिएगा आप, जो तीसरा तत्व है दोस्तों, तीसरे तत्व में हम यूं कह सकते हैं कि विस्तारण। नंबर 3 क्या होगा, विस्तारण। विस्तारण, अब देखिएगा विस्तारण का अर्थ क्या होता है। देखिएगा एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि विविधता और मौलिकता और नमनीयता एक ही होती है क्या। तो दोस्तों ये दोनों एक होते हैं लेकिन ये अलग है। तो सृजनात्मकता में आपको ये याद रखिएगा, नमनीयता को भी सम्मिलित किया गया है। नंबर 3 जो तत्व है दोस्तों, विस्तारण। विस्तारण का अर्थ क्या होता है,
आपको कोई भी कुछ भी पंक्ति दे दी जाती है, आपको कोई भी शब्द दे दिया जाता है, आपको कोई भी वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य का आप विस्तार कितना कर सकते हो, उस वाक्य का आप विस्तार कितना कर सकते हो। जो विस्तार करने की, हम यूं कह सकते हैं वर्णन करने की, और हम यूं कह सकते हैं एक्सप्लेन अर्थात वाक्य करने की, जिसमें जितनी योग्यता होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, विस्तारण का हम यूं कह सकते हैं तत्व पाया जाता है। विस्तारण का अर्थ दोस्तों इससे लगाया जाता है व्यापकता से। आपके सामने प्रस्तुत हो रहे समस्याओं का आप कितना व्यापक तरीके से समाधान करते हो। आपके सामने कुछ भी दे दिया हो उसका आप कितनी जटिलता और व्यापकता के साथ में कितना प्रस्तुत करते हो, यह सृजनात्मकता का क्या होता है, प्रमुख तत्व होता है। दोस्तों तत्व नंबर 4 सृजनात्मकता का पुनः परिभाषीकरण। पुनः परिभाषीकरण, पुनः परिभाषीकरण का आशय यह होता है दोस्तों कि एक बार परिभाषित हो चुकी है, अब आप उसको दोबारा परिभाषित कीजिए, लेकिन जैसे पहले हो रखी वैसे नहीं, दूसरे तरीके से। लेकिन दोस्तों ये भी है कि वो सकारात्मक भी होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपने इसका परिभाषीकरण भी सुन रखा है, इसका व्याख्या भी आपने सुन रखी है कि जो कल कार्य नहीं करना चाहिए वो आज करना चाहिए, और जो आज करना चाहिए वो उस कार्य को अभी करना चाहिए। ये जो सामान्य परिभाषा हो गई, इसको आप अपने शब्दों में पुनः परिभाषीकरण करो, दोबारा नई परिभाषा दो। जो दे सकता है उसका मतलब उसके अंदर कौन सा तत्व है, पुनः परिभाषीकरण का तत्व है। यह भी दोस्तों सृजनात्मकता क्या है, तत्व है। नंबर 5 दोस्तों याद रखिएगा, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का अर्थ होता है दोस्तों कि आपके अंदर कौन सी योग्यता है, आपके अंदर कौन सी अवयोग्यता है, आपके अंदर किस प्रकार की क्षमता है, आपका लक्ष्य क्या है। आप अपनी योग्यताओं से जब परिचित होते हो तब हम यूं कह सकते हैं आपके अंदर कौन सा तत्व होता है, संवेदनशीलता होता है। देखिएगा कहीं पर दोस्तों आपने ऐसा पढ़ा होगा कि आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। यदि आप अपनी अच्छाइयों से परिचित हो और यदि आप अपनी बुराइयों से परिचित हो, आप अपने योग्यताओं से परिचित हो, आप अपनी कमियों से परिचित हो और आप इनको जानते हो, समझते हो और उसके अनुसार यदि कार्य करते हो, तो आपके अंदर कौन सा तत्व है, संवेदनशीलता। इसलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को जब भी पढ़ाए, बच्चों को संवेदनशील करके पढ़ाए। बच्चे के पास में क्या योग्यता है, क्या कमियां हैं। अब देखिएगा, अपना माइनस पॉइंट देखना ही दुनिया का सबसे प्लस पॉइंट होता है। आपने कहीं पढ़ा होगा, अपना माइनस पॉइंट देखना ही दुनिया का सबसे प्लस पॉइंट होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप अपनी योग्यताओं से परिचित है, आपके अंदर कौन सी कमियां, उनसे आप परिचित है, उनके अनुसार आप कार्य कर रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर जो योग्यता है वो योग्यता किसकी है, संवेदनशीलता की योग्यता है। तो दोस्तों ये यदि तत्व आपके अंदर मौजूद है, इसका मतलब आप सृजनशील हो। सृजनशीलता बनी किससे है, इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बनी है, सृजनशीलता बनी है। इसके अलावा दोस्तों एक छठा तत्व भी सम्मिलित करते हैं, लचीलापन। लचीलापन, लचीलापन, लचीलापन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपने किसी का एक बार उत्तर दे दिया और एक बार उत्तर देने के बाद में भी आप उसमें संशोधन यदि कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लचीलापन। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 6 तत्व आपको याद रखो दोस्तों। लचीलापन या लोचशीलता भी बोल सकते हैं इसे हम। देखिएगा, नमनीयता और मौलिकता दोनों एक नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा जो प्रश्न आएगा वो दोस्तों प्रश्न किस प्रकार का आएगा। हमेशा दोस्तों यहां से जो प्रश्न आता है वो प्रश्न एक ही आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप ये याद रखिएगा, इसमें पूछा क्या है, इसमें एक तो क्या पूछा है, नहीं है। तो देखिएगा जो ऑप्शन आएंगे दोस्तों इस प्रकार के आपके सामने 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से 3 तो सही होंगे और एक क्या होगा, गलत होगा। जैसे नंबर 1 दे दिया मौलिकता, नंबर 1 क्या दे दिया, मौलिकता। नंबर 2 क्या दे दिया, नमनीयता।
नमनीयता, मौलिकता और नमनीयता दोनों अलग अलग है। इसके अलावा एक दे दिया विस्तारण, विस्तारण, और दूसरा दे दिया जैसे पुनर्बलन या पुनर्बलनीकरण। तो देखिएगा कौन सा तत्व नहीं है, इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का दोस्तों आपके सामने प्रश्न आएगा। इस आज तक दोस्तों जो भी प्रश्न आया हम यूं कह सकते हैं इसी प्रकार का प्रश्न आया है, और अब भी यदि इसमें से प्रश्न आएगा तो वो दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ये याद रखना है दोस्तों, सृजनात्मकता का कौन सा तत्व है या सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है, इसमें से आपको ये याद रखना है। देखिएगा आगे पढ़ते हैं दोस्तों सृजनात्मकता के बारे में। देखिएगा जो सृजनात्मकता की दोस्तों जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, सृजनात्मकता की प्रकृति। देखिएगा सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में दोस्तों ये पॉइंट जो लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये आपको समझ में भी आने चाहिए और इसको याद भी रखना आप। देखिएगा सृजनात्मकता के बारे में जो पहली प्रकृति है वो है अर्जित और जन्मजात, अर्जित और जन्मजात। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो सृजनात्मकता होती है वो सृजनात्मकता अर्जित भी होती है और दोस्तों जन्मजात भी होती है। अब देखिएगा हम सृजनात्मकता को अर्जन भी कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं, और सृजनात्मकता क्या होती है, जन्मजात भी होती है। तो सृजनात्मकता दोनों होती है, अर्जित भी है और जन्मजात भी है, दोनों है सृजनात्मकता। दूसरा दोस्तों ये याद रखिएगा, बुद्धि का सामान्य स्तर, बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। होना आवश्यक है। अब देखिएगा बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग संप्रत्यय है, लेकिन दोस्तों बुद्धि और सृजनात्मकता के मध्य से संबंध जो होता है वो से संबंध धनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सृजनशील बालक होता है वो सृजनशील बालक मंद बुद्धि का बालक होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सृजनशील जो बालक होगा वो दोस्तों सामान्य जिसमें बुद्धि लब्धि होगी उससे ऊपर का ही सृजनशील बालक होगा। ऐसा नहीं है कि सामान्य बुद्धि लब्धि की दृष्टि से तो वो सामान्य से निम्न है और वो बालक सृजनशील है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो सृजनशील बालक होते हैं दोस्तों, देखिएगा बुद्धि जो होती है दोस्तों सामान्य होती है। देखिएगा सामान्य बुद्धि लब्धि, सामान्य बुद्धि लब्धि से जो ऊपर होगा वही बालक क्या होगा, सृजनशील होगा। अब देखिएगा सृजनशील बालक के बारे में, यदि हम सृजनशील बालक की बात करें दोस्तों तो इसमें ये याद रखिएगा, सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है, लेकिन सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो जरूरी नहीं है। अब देखिएगा प्रतिभाशाली बालक बुद्धि लब्धि की दृष्टि से है और प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जबकि जो सृजनशील बालक होगा वो प्रतिभाशाली होगा या नहीं होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इसमें दोनों याद रखिएगा। इसमें इतना सा याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि का स्तर यानी हम यूं कह सकते हैं सामान्य बुद्धि लब्धि का स्तर होना जरूरी है, बुद्धि का सामान्य स्तर होना जरूरी है। और दोस्तों जो बुद्धि होती है, एक है बुद्धि और दूसरा है सृजनात्मकता। बुद्धि और सृजनात्मकता इन दोनों के मध्य दोस्तों जो संबंध होगा वो संबंध धनात्मक से संबंध होना जरूरी है। कैसा से संबंध, धनात्मक से संबंध, यानी हम यूं कह सकते हैं धनात्मक संबंध होना जरूरी है। धनात्मक से संबंध का अर्थ यह है कि बुद्धि की दृष्टि से भी बालक उच्च होना जरूरी है। जब बुद्धि की दृष्टि से बालक सामान्य से ऊपर होगा तभी वे बालक कैसा होगा, हम यूं कह सकते हैं सृजनात्मक होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें शैक्षिक उपलब्धि की, शिक्षा में उन्होंने क्या उपलब्धि किया है, शैक्षिक उपलब्धि, तो देखिएगा शैक्षिक उपलब्धि और प्लस सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि। अब देखिएगा इनके मध्य कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि धनात्मक से संबंध ना होकर कई बार नकारात्मक से संबंध देखने को मिलता है, नकारात्मक से संबंध। देखिएगा नकारात्मक से संबंध देखने को मिलता है किस किस के मध्य, शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता के मध्य। देखिएगा इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि जो शैक्षिक उपलब्धि होती है इसका अर्थ यह होता है कि कई बार बच्चा ऐसा होता है कि पढ़ाई में फेल हो गया,
यानी हम यूं कह सकते हैं किसी भी क्लास में वो बालक फेल हो गया, लेकिन वो बालक कैसा सृजनशील है। सृजनशील बालक किसी भी क्लास में फेल हो सकता है। सृजनशील बालक जरूरी नहीं है कि जो बालक सृजनशील है उस बालक के हमेशा 90% ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस कारण कहते हैं दोस्तों सृजनशील बालक में हमेशा और कैसी हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी इन दोनों के मध्य जो सहसंबंध देखने को मिलता है ये नकारात्मक सहसंबंध देखने को भी मिलता है। तो इसमें यह भी याद रखना दोस्तों, इसमें यह याद रखना है सृजनात्मकता जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। सृजनात्मकता में सामान्य बुद्धि लब्धि स्तर का होना आवश्यक है। इसके अलावा बुद्धि और सृजनात्मकता में हमेशा धनात्मक से संबंध होगा, लेकिन शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता में हमेशा धनात्मक से संबंध होगा जरूरी नहीं है। इसमें कभी कभी धनात्मक से संबंध तो होता ही है, लेकिन इसमें कभी कभी दोस्तों आपको ऋणात्मक से संबंध भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी का यह भी कमेंट आ रहा अभिसारी और अभिसारी, दोस्तों इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आपने सुना होगा एक तो शब्द मिलेगा दोस्तों आपको अभिसारी, अभिसारी, और दूसरा आपको मिलेगा दोस्तों अभिसारी, अभिसारी, एक होता अभिसारी। दोस्तों ये दोनों लेंस होते हैं, अभिसारी लेंस और अभिसारी लेंस। ये दोनों लेंस किस प्रकार से कार्य करते हैं आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार का लेंस होता है दोस्तों, ये लेंस किस प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो अभिसारी लेंस और दूसरा जो लेंस है उसका नाम है अभिसारी लेंस। अब देखिएगा, जो दोस्तों अभिसारी लेंस होता है, इस अभिसारी लेंस पर यदि ये किरणें गिरती है, इस प्रकार की 3 किरणें गिर रही है, किस लेंस पर, अभिसारी लेंस पर, ये याद रखिएगा। तो वो किरणें, तीनों किरणें अलग अलग दिशा में चली जाएगी। यानी हम यूं कह सकते हैं ये किरणें जब भी अभिसारी लेंस पर गिरेगी तो अपनी दिशा, हम यूं कह सकते हैं अपनी दिशा चेंज कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। जो अभिसारी लेंस होता है, यदि इस पर दोस्तों इस प्रकार की 3 किरणें गिरती है तो वो दिशा तो चेंज करती है, लेकिन फिक्स पॉइंट पर आकर मिलती है। तीनों आगे आकर किस पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर आकर मिलेगी, ये यहां पर। अब देखिएगा दोस्तों, इतना सा आपको समझना है, ये आपको समझ में आ गया तो दोस्तों आपके अभिसारी और अभिसारी जो चिंतन होता है, और किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, ये आपके समझ में आ जाएगा। इसको उत्तल और अवतल भी कहते हैं हम। तो देखिएगा यहां पर कमेंट करके बताइए ये आपको 2 डायग्राम समझ में आए कि नहीं आए। एक अभिसारी लेंस, यानी हम यूं कह सकते हैं 3 किरणें गिर रही है और तीनों किरणें एक दूसरे से दूरी पर जा रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। और जबकि एक है अभिसारी लेंस और इसमें जो किरणें हैं तीनों एक निश्चित पिन पॉइंट पर आकर मिल रही है। अब देखिएगा दोस्तों ये जो होता है, अब देखिएगा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूं, जयपुर के बारे में आप क्या जानते हो, जयपुर के बारे में क्या जानते हैं। देखिएगा एक प्रश्न मैंने ये पूछा, आप जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, और दूसरा ये प्रश्न पूछा राजस्थान की राजधानी कहां है, राजस्थान की राजधानी कहां है, राजधानी कहां है। अब देखिएगा 2 प्रश्न पूछा है। जो मैंने पहला प्रश्न पूछा राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हो, तो दोस्तों यहां पर यह भी लिखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हो आप, उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो। तो सारे अलग अलग जवाब देंगे, किसी का जवाब एक दूसरे के साथ में नहीं मिलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी का जो आंसर होगा वो प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर अलग अलग दिशा में जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभिसारी हो गया। और यदि ये मैं पूछता हूं बताओ यूपी की राजधानी कहां है, यदि मैं यूपी पूछ सकता हूं गुजरात की राजधानी कहां है, मैं आपसे यूपी पूछ सकता हूं बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, तो आपका ये जो आंसर आएगा जयपुर की राजधानी कहां है, राजस्थान की राजधानी कहां है, तो आपका जो ये आंसर आएगा वो एक फिक्स पॉइंट पर आएगा और सबका आंसर एक होगा और एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो देखिएगा जो सृजनात्मकता होती है दोस्तों, जो रचनात्मकता होती है, क्या इस रचनात्मकता में हमारा जो कार्य है वो हमारा कार्य सबके कार्य से आकर मिलता है या सबके कार्य से अलग होता है। सबके कार्य से अलग होगा तभी तो वो कार्य क्या होगा, नवीन होगा, और इसी नवीन कार्य को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं। तो जो सृजनात्मक होगा वो सृजनात्मक हम किसको कहेंगे, अभिसारी को कहेंगे,
जो सृजनात्मक होगा दोस्तों, वो सृजनात्मकता हम किसको कहेंगे? अभिसारी को कहेंगे। और जब सृजनात्मकता का रूप या चिंतन का रूप बिल्कुल नहीं हो, नवीन हो, तो उसे सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। और चिंतन का रूप इस प्रकार का हो तो उसे अभिसारी चिंतन कहेंगे। तो इसमें ये याद रखिएगा, जो सृजनात्मक चिंतन होता है, जो सृजनात्मकता हम कहते हैं, वो अभिसारी चिंतन को कहते हैं, अभिसारी चिंतन को नहीं कहते हैं। अब देखिएगा, इस बात को आप समझे या नहीं समझे, कमेंट करके बताइए जल्दी से। अभिसारी और अभिसारी, अभिसारी और अभिसारी, इनमें आप अंतर समझे या नहीं समझे? बहुत सारे विद्यार्थियों को आ गए, समझ में आ गया। देखिएगा, इतना सा याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा कार्य जब दूसरों से हटकर होगा तभी तो हमारा कार्य नवीन होगा। सारे कार्य एक ही कर रहे हैं कि सारे लोग, हम यूं कह सकते हैं, सारे लोग मध्य प्रदेश से कहां जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। सभी लोग कहां जा रहे हैं? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इतनी सी बात समझिएगा आप। यदि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ना जाकर आप मध्य प्रदेश से राजस्थान आते हो, तो इसका मतलब आप उनसे हटकर कार्य कर रहे हो। आप हटकर कार्य कर रहे हो तभी तो आपका कार्य नवीन है। जब दूसरों लोगों से हम बिल्कुल अलग कार्य करेंगे, जब आपका कार्य सामान्य कार्य से हटकर होगा, और दोस्तों जितना हटकर होगा आपका कार्य उतना ही क्या होगा? सृजनात्मक होगा। अब देखिएगा, इस चिंतन में, इस लेंस में क्या होता है, आपका जो आंसर आएगा सबका आंसर वही आएगा पिंग पॉइंट पर, और आपका कार्य जितना अलग होगा वो कार्य उतना ही सृजनात्मक होगा। तो जो हम सृजनात्मक चिंतन कहेंगे, वो सृजनात्मक चिंतन किसको कहेंगे? अभिसारी चिंतन को कहेंगे। अब दोस्तों एक बात इसमें यह भी याद रखिएगा, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था दोस्तों, जो सृजनात्मक होता है उस सृजनात्मकता में लिंग भेद, यानी इसका मतलब यह है कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि लड़कों में, हम यूं कह सकते हैं, लड़कों में बुद्धि ज्यादा, सृजनात्मकता ज्यादा होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों में ज्यादा होती है। दोस्तों बॉयज और गर्ल्स, इनमें सृजनात्मकता की दृष्टि से कोई लिंग भेद नहीं पाया जाता है। यानी कोई यूं नहीं कह सकता कि लड़का है तो अधिक सृजनात्मक होगा, और कोई यूं नहीं कह सकता कि लड़की है तो सृजनात्मक अधिक होगी। इनका लिंग भेद किसी भी दृष्टि से नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सृजनात्मकता में आप ये याद रखिएगा, सृजनात्मक, आप जो भी कोई नवीन कार्य कर रहे हो, यदि आपके कार्य में नवीनता है तो वो नवीनता किसी भी रूप में हो सकती है। आपकी नवीनता अमूर्त भी हो सकती है, आपकी नवीनता मूर्त भी हो सकती है, आपकी नवीनता हम यूं कह सकते हैं शाब्दिक भी हो सकती है, आपकी नवीनता वो अशाब्दिक भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। शाब्दिक हो सकती है, अशाब्दिक हो सकती है, मूर्त हो सकती है, अमूर्त हो सकती है। इसी को हम, इसी नवीनता में यदि साथ में मौलिकता का तत्व, यानी हम यूं कह सकते हैं उपयोगिता का तत्व सम्मिलित है। किसका तत्व? उपयोगिता का तत्व यदि सम्मिलित है, जो भी आपने नवीन उत्पादन किया है, इस नवीन उत्पादन का यदि उपयोग हो रहा है तभी वो आपका कार्य सृजनात्मक है। और ये नवीनता किसी में भी हो सकती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रचनात्मकता कहते हैं। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक आ जाता है। तो ये दोनों जब होंगे तब इसको हम क्या कहेंगे? रचनात्मक कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप एक विशेषता में ये याद रखिएगा, जो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। जो सृजनात्मकता होती है वो सृजनात्मकता कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि संसार के किसी एक प्राणी में नहीं होती है, संसार के किसी भी प्राणी में हो सकती है। सृजनात्मकता का क्षेत्र संकीर्ण नहीं होता। सृजनात्मकता का क्षेत्र जो होता है, वो सृजनात्मकता का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। इसमें ये याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों आप इस क्लास में, आज क्लास में आप इतना याद रखिएगा दोस्तों, एक तो सृजनात्मकता की दो परिभाषा, वो परिभाषा याद रखिएगा। सृजनात्मकता क्या होती है एक इसके बारे में याद रखिएगा। एक सृजनात्मकता की जो विशेषता है वो विशेषता याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक में एक आपके ये बचता है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उन सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं क्या होती है। दूसरी बात, सृजनात्मकता के जितने भी जो परीक्षण है वो परीक्षण कौन कौन से है, इसी में से दोस्तों अधिकांश प्रश्न आते हैं। एक सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं वो तत्व कौन कौन से हैं, तो तत्व दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। आप एक काम ये कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों एक बार पुनः देखिएगा और कल की क्लास में दोस्तों हम सृजनात्मकता पूरी कर लेंगे और इसी के साथ में आपकी सृजनात्मकता पूरी हो जाएगी। दोस्तों बार बार एक कमेंट आ रहे हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत आप ये याद रखिएगा कि जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान का जनक कौन है। मनोविज्ञान का जनक देखिएगा, मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक, यदि आपसे मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो आपको करना दोस्तों अरस्तु। यदि इसी मनोविज्ञान में आपसे यह पूछ ले कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में आपको क्या चुनना है, विलियम वुंट चुनना है, विलियम वुंट। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न सीधा सीधा आ गया कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, और इसमें यदि अरस्तु ऑप्शन में नहीं है तब भी आपको विलियम वुंट चुनना है। समझ गए आप। यदि आपसे पूछा जाता है मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। और यदि आपसे पूछ लिया मनोविज्ञान का जनक कौन है और इसमें यदि ऑप्शन में अरस्तु नहीं है तब आपको क्या करना है, विलियम वुंट करना है। ये याद रखना आपको। तो दोस्तों नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं। कल हम सृजनात्मकता के बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे। दोस्तों एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा, समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसके बाद में हम परसों से समावेशी शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे। जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा ही पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी, विकिपीडिया पर विलियम जेम्स। दोस्तों जो विलियम जेम्स है वो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा। और समावेशी शिक्षा में दोस्तों हम कल नहीं परसों चर्चा करेंगे। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और तब तक कल हम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.